जय हिंद प्यारे बच्चों। सामाजिक प्रगतिशील संस्था उत्तर प्रदेश के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं मास्टर सईद इससे पहले आपको कक्षा 10 की NCERT पर आधारित पुस्तक के पहले अध्याय का एक वीडियो दे चुका हूँ। ये उसी का दूसरा पार्ट है, तो मुझे आशा है कि उससे आपको लाभ हुआ होगा और निश्चित तौर पर इस दूसरे वीडियो से भी आपको लाभ होगा। बस मेरी ये गुजारिश है कि आप कॉपी और पेन लेकर इस वीडियो को देखें और जो चित्र या ग्राफ इस पर बने हुए हैं, अगर उसे आप कॉपी पर अपनी किताब से देखकर पहले बना लें तो ये समझने में बहुत आसानी होगी। प्यारे बच्चों, अब हम बात शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण। देखिएगा, जैसे इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, गोलीय दर्पण यानी कि ऐसा दर्पण जो गोले का एक पार्ट हो, यानी किसी गोले से काट कर जो दर्पण बनाया जाएगा वह दर्पण गोलीय दर्पण कहलाएगा। दोस्तों, यहाँ हमने ये एक गोल आकार का एक कांच लिया है, क्योंकि आप जानते हैं दर्पण का मतलब होता है दर्पण के एक तल पर पॉलिश करके दूसरे तल को चमकदार बनाया जाता है और उससे प्रकाश का परावर्तन होता है। आमतौर से हम लोग सुबह में जो दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, शीशा जिसे हम कहते हैं, वो भी एक तरह का दर्पण होता है। बस फ़र्क इतना है कि वो समतल दर्पण होता है। आपने देखा होगा, अगर शीशा आप टूट जाए तो आप देखते हैं कि उसके पीछे की तरफ एक पॉलिश या कोई इस तरह की चीज़ मतलब चढ़ाई रहती है, एक परत चढ़ाई रहती है, जिससे उसका दूसरा तल परावर्तक हो जाता है, यानी उसमें आर पार दिखाई नहीं देता। अगर हम गोलीय दर्पण की बात करें तो गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण होगा जिसे किसी कांच के गोले से काट कर उसकी किसी एक सतह पर पॉलिश करके बनाया जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं, ये मैंने इसीलिए एक गोलाकार कांच बनाया है। अब देखिएगा, कांच के इस गोले को काट कर, मान लिया आप इधर भी काट सकते हैं, यहाँ भी काट सकते हैं, ये भी काट सकते हैं, ये भी काट सकते हैं, ये आपके हाथ में कितना आप उसे काट रहे हैं। तो यहाँ हमने देखा है, अब गोलीय दर्पण देखिएगा, आपने ये गोले का, कांच के गोले का ये हिस्सा काट लिया। अब दो तरीके हो सकते हैं कि इस हिस्से पर आप या तो इसके अंदर की तरफ पॉलिश कर दें या बाहर की तरफ पॉलिश कर दें। तो इन पॉलिश करने के आधार पर गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। नंबर एक हो गया उत्तल दर्पण और दूसरा हो गया अवतल दर्पण। अगर हम जो देखो, दो भाग हैं या दो तल हैं, एक तो ये उभरा हुआ तल है और एक ये गहरा तल है। अगर हम गहरे तल पर पॉलिश करके उभरे हुए तल को परावर्तक बनाएं तो वो दर्पण आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। और उसी प्रकार अगर हम उभरे हुए तल पर पॉलिश करके इसके गहरे तल को अगर हम परावर्तक बनाएं तो ये आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इससे जुड़ी हुई दो चार परिभाषाएं हैं जिन्हें आपको समझना है और जो बहुत आसान है, इसी से आप समझ सकते हैं, इसी फिगर से आप समझ लेंगे। जैसे दर्पण का ध्रुव, यानी कि गोलीय दर्पण जो हमने काटा है उसका मध्य बिंदु, यानी कि जैसा ये दर्पण हो गया तो इसका मध्य बिंदु जो P है, मिडिल पॉइंट जो है P, वो आपका इस दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। वक्रता केंद्र, अब देखिए, अभी हमने बताया था कि ये एक गोलाकार कांच से काट कर दर्पण बनाया गया है। तो इस गोलाकार कांच का जो केंद्र बिंदु C होगा
वही इस दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। यानी जिस गोले से काटकर दर्पण बनाया गया है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाएगा। वक्रता त्रिज्या यानी इस गोले की जो त्रिज्या होगी, यानी C से P तक की जो दूरी होगी, वही आपकी वक्रता त्रिज्या R कहलाएगी। मुख्य अक्ष यानी अगर आप दर्पण के ध्रुव P और इसके वक्रता केंद्र C को मिलाते हुए एक रेखा खींच देते हैं, तो ये जो रेखा आप देख रहे हैं, जो डॉटेड लाइन है, यही आपकी इस दर्पण की मुख्य अक्ष होगी। दूसरा हो गया, अगला है अभिलंब। अभिलंब का मतलब है किसी दर्पण के किसी भी बिंदु पर खींचा गया लंब, वही अभिलंब होगा। जैसा अगर हम इस P बिंदु की बात करें तो इस पर खींचा गया जो लंब है वो PC है। तो इस दर्पण के लिए यही जो आपका PC होगा ये अभिलंब हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये CN, ये बाहर की तरफ, इसे आप NN डैश कह सकते हैं। तो NN डैश आपका इस तल के लिए अभिलंब हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? उसके बाद द्वारक है। द्वारक क्या है कि जितना स्पेस, जितना एरिया दर्पण का ये है जिससे इसमें प्रकाश आ रहा है, वही इसका द्वारक हो जाएगा। द्वारक और यही परावर्तक तल, यानी कि ये जो ये तल है जिससे परावर्तन हो रहा है, ये इसका परावर्तक तल हो जाएगा। द्वारक क्या है? यहाँ से M1 से M2, M1P M2 या M1 डैश N M2 डैश, ये आपके द्वारक हो जाएंगे इन दोनों दर्पणों के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अगला बिंदु है दर्पण का फोकस अथवा मुख्य फोकस बिंदु। ये बहुत आसान है। देखिएगा, मुख्य फोकस या दर्पण का फोकस, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फोकस जिसे हम फिलहाल परिभाषित कर रहे हैं, यही दर्पण का फोकस कहलाएगा। देखिएगा, यहाँ हमने ये अवतल दर्पण लिया है और इधर एक उत्तल दर्पण लिया है। तो अवतल दर्पण की अगर हम बात करें तो ये इसकी मुख्य अक्ष है CP, यानी इसकी मुख्य अक्ष के समांतर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, वो बिंदु ही दर्पण का फोकस अथवा मुख्य फोकस बिंदु कहलाता है। अगर हम इसकी बात करें अवतल दर्पण की तो ये हो जाएगा। अगर उत्तल दर्पण की हम बात करें तो मुख्य अक्ष के समांतर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हो, यानी कि यहाँ ये वापस ऐसे जा रही है, तो अगर आप इसे पीछे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो जिस बिंदु से आती हुई हमें प्रतीत हो रही हो, वो बिंदु आपका क्या हो जाएगा? मुख्य फोकस या दर्पण का फोकस बिंदु हो जाएगा। ये बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ है, यहाँ आपने देखा होगा कि ये दर्पण का फोकस बिंदु F है और ये वक्रता केंद्र C है। तो ये वक्रता केंद्र और दर्पण का फोकस, ये दोनों इस ध्रुव से बराबर दूरियों पर होते हैं, यानी कि ये और ये दूरी दोनों बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो R है वो F की 2 गुनी हो गई, यानी कि F जो है वो R की आधी हो जाती है। ये फोकस। अच्छा, एक और चीज़, ये फोकस बिंदु और जो दर्पण का ध्रुव है, इस तक की जो दूरी है वो फोकस दूरी F कहलाती है। तो यहाँ से F बराबर R/2 ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में एक संबंध हो जाता है। बच्चों, अगला जो टॉपिक है हमारा, गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब बनाने के नियम हैं। बच्चों, ये असल में जो अगला बिंदु है, ये उस
स्तर पर, यानी जब हम 9वीं 10वीं क्लास के स्टूडेंट होते हैं तो ये प्रतिबिंब बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है, हमें भी उस वक्त मुश्किल लगा करता था। लेकिन अगर ये सिर्फ 3 नियम हम याद कर लें तो ये बहुत आसान हो जाता है। 3 नियम क्या है? दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती हैं अथवा आती हुई प्रतीत होती हैं। अभी अभी हम जो पीछे मुख्य फोकस की परिभाषा देकर आए हैं वही ज्यों का त्यों है। दूसरा बिंदु है दर्पण के मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, यानी कि जो फोकस बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें होंगी वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी, यानी कि ये उसका उल्टा समझ लो भाई। अगर समांतर आ रही हैं तो फोकस से जाएंगी और अगर फोकस से जा रही है तो वो समांतर हो जाएगी। अगला तीसरा नियम है दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस हो जाती है, यानी कि जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है वो उसी बिंदु से यानी उसी मार्ग से ज्यों की त्यों वापस हो जाती है। बस मात्र 3 नियम हैं। ये 3 नियम अगर आपने याद कर लिए, अच्छे से समझ लिए, तो अगला जो बिंदु है दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना ये बहुत आसान हो जाएगा। अब आप समझ लीजिए अवतल दर्पण। देखिए अभी हमने ऊपर बताया उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, तो अब हम फिलहाल यहाँ अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की बात कर रहे हैं। देखिएगा पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर हो। अनंत क्या है बच्चों? जहाँ तक कोई इंसान नहीं पहुँच सकता वो अनंत होता है। तो यहाँ ये बहुत दूर जाके कोई वस्तु ए बी रखी हुई है, अब इससे प्रकाश की किरणें आ रही हैं, हम इमेजिन कर रहे हैं कि दूर से आ रहे हैं। देखिएगा अगर समांतर किरणें हों तो ये माना जाता है कि समांतर किरणें अंत में जाके अनंत पर मिल जाती हैं। तो यहाँ हमने इसलिए दोनों समांतर किरणें आ रही हैं और ये समांतर किरणें, एक किरण फोकस बिंदु से जा रही है, दूसरी किरण वक्रता केंद्र से जा रही है। अभी अभी हमने बताया जो किरण फोकस बिंदु से जाएगी वो परावर्तन के पश्चात इसकी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, यानी ये प्रकाश किरण यहाँ ये फोकस से आ रही थी तो यहाँ टकराई और यहाँ से ये इसके समांतर हो गई। और जो प्रकाश किरण, अभी तीसरा नियम हमने बताया था यहाँ कि जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाएगी वो ज्यों की त्यों उसी रास्ते पर वापस हो जाएगी। ये ज्यों की त्यों वापस हो गई। तो यहाँ ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटेंगी, यानी ये बिंदु, तो यहाँ अगर आप मुख्य अक्ष से इस पर ये मिला देंगे तो ये उस वस्तु का जो अनंत पर ए बी नाम की रखी हुई है उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन जाएगा, जो बहुत आसानी से आपने समझा है। बस यहाँ इनकी जो प्रतिबिंब बन रहे हैं उनकी ये स्थितियाँ या उनकी जो खासियत है वो आपको ध्यान रखनी है। यानी जो प्रतिबिंब बन रहा है ये उल्टा है, वास्तविक है और वस्तु से छोटा है। देखिएगा अगर उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो वो वास्तविक ही होगा। और अगला जो स्थिति है जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। अब देखिए अनंत पर थी, अब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है, यानी कि थोड़ा सा आप इधर खिसक रहे हैं। ये वस्तु ए बी है, अब इस ए बी से एक प्रकाश की किरण चूंकि वक्रता केंद्र से इधर है तो वक्रता केंद्र से होती हुई चली गई, ये ज्यों की त्यों परावर्तन के पश्चात भी वापस आ गई। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के जो समांतर थी यानी बी ई, वो यहाँ इस बिंदु पर पड़ती है और यहाँ से परावर्तन के पश्चात इसके मुख्य फोकस बिंदु एफ से होकर गुजर जाती है। ये प्रकाश किरण ऐसे गुजर जाती है। अब ये दो प्रकाश की किरणें, यानी कि एक तो वक्रता केंद्र से गुजर रही थी जो, और एक ये फोकस से गुजरने वाली, तो ये यहाँ एक दूसरे को काटती हैं और इस प्रकार जो इस वस्तु ए बी का प्रतिबिंब होगा वो ए डैश बी डैश बन जाएगा, जो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, बच्चों,
उसी प्रकार जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर हो, यानी वस्तु ए बी वक्रता केंद्र C पर रखी हुई है, तो अब ए बी से एक प्रकाश की किरण इसकी मुख्य अक्ष के समांतर बी ई यहाँ पड़ती है, और ये चूँकि समांतर पड़ रही है तो इसलिए परावर्तन के पश्चात ये फोकस बिंदु से होकर जाएगी, यानी कि ये F से होते हुए यहाँ ये चली गई। और जो दूसरी प्रकाश किरण थी, चूँकि ये वक्रता केंद्र C पर थी, तो इसलिए दूसरी प्रकाश किरण यहाँ से B से इसके यानी जो फोकस बिंदु है, मुख्य फोकस, उससे होती हुई गुजर रही है। और ये चूँकि फोकस बिंदु से होकर गुजरती है, अभी हमने ऊपर नियम बताया था कि फोकस बिंदु से गुजरने वाली प्रकाश की किरण जो है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो इसलिए ये इसके मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और हम देखते हैं कि ये प्रकाश किरण ये और ये एक दूसरे को यहाँ इस बिंदु पर काट रही हैं, तो ये जो A डैश B डैश होगी ये इस वस्तु AB का प्रतिबिंब होगा। आप देख रहे हैं कि जो AB है और A डैश B डैश है वो वस्तु के समान है, यानी प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा, वास्तविक है और उल्टा है। अब अगला बिंदु है जब वस्तु वक्रता केंद्र C तथा फोकस बिंदु F के बीच हो। अब देखिएगा हम इधर बढ़ रहे हैं लगातार, तो यानी पहले तो यहाँ था C पर, अब थोड़ा सा इधर खिसक गए। अब ये C और F के बीच में वस्तु AB रखी हुई है। इस AB से एक प्रकाश की किरण समांतर पड़ती है, दूसरी इसके फोकस से होकर जाती है। तो जो समांतर किरण पड़ती है वो इसके फोकस से होकर जाएगी परावर्तन के पश्चात, इसलिए ये प्रकाश किरण EB डैश EF B डैश हो जाती है। और जो फोकस से होकर जा रही है वो परावर्तन के पश्चात इसकी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो ये इसके समांतर हो जाएगी। तो अब आप देख रहे हैं जहाँ ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को काट रही हैं वो A डैश B डैश है, यानी ये इस वस्तु AB का प्रतिबिंब बन जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि जो प्रतिबिंब बन रहे हैं वो लगातार इधर की तरफ खिसक रहे हैं। भाई वस्तु आप इधर खिसका रहे हैं तो प्रतिबिंब इधर खिसक रहे हैं, तो ये आप देख रहे हैं वस्तु से थोड़ा बड़ा है और वास्तविक है और उल्टा है। अब जब वस्तु मुख्य फोकस F पर रखी हुई है, देखो ये फोकस बिंदु F पर रखी है, तो एक प्रकाश की किरण यहाँ से इसके समांतर गई, ये दूसरी प्रकाश किरण इसके वक्रता केंद्र से होती हुई प्रतीत हो रही है जैसे यहाँ से जा रही हो, तो जो इसके समांतर है ये फोकस बिंदु F से गुजर जाएगी, और जो वक्रता केंद्र से जा रही है ये ज्यों की त्यों वापस हो जाएगी। इसलिए आप देख रहे होंगे कि ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। इसका मतलब समांतर किरणें अभी हमने ऊपर बताया था कि अनंत पर जाकर मिलती हैं। तो यदि वस्तु दर्पण के मुख्य फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर जाकर बनता है, जो वस्तु से काफ़ी बड़ा होता है, उल्टा होता है। ये तो आप देख ही रहे हैं। अगला बिंदु है वस्तु जब ध्रुव व फोकस के बीच हो। ये एक अलग स्थिति है, इसे आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। ये एक अकेली स्थिति ऐसी है जिसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है और दर्पण के पीछे की तरफ बनता है और आकार में बड़ा बनता है, यानी आभासी बनता है। मेन बात ये है, आप समझ रहे हैं मेरी बात। अब देखिएगा यहाँ ये वस्तु AB है जो फोकस और ध्रुव P के बीच है। अब यहाँ से एक प्रकाश की किरण इसकी मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ BN पड़ती है और ये वक्रता केंद्र C है। एक प्रकाश की किरण ये मान सकते हैं कि यहाँ से होकर जा रही है। आप देखेंगे कि ये ज्यों की त्यों वापस हो जाएगी और जो दूसरी प्रकाश किरण जो इसके समांतर पड़ रही थी वो भी ज्यों की त्यों वापस हो जाएगी, इसके फोकस बिंदु से होते हुए चली जाएगी। अगर आप इन दोनों प्रकाश किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये यहाँ इस बिंदु B डैश पर जाकर मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वस्तु AB का जो प्रतिबिंब बनता है वो A डैश B डैश बनता है। क्योंकि एक्चुअल में ये प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, आभासी का मतलब बस एहसास, आभास हो रहा है कि प्रतिबिंब यहाँ बन सकता है, बन रहा होगा। तो ये प्रतिबिंब आभासी बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इसकी स्थिति है। आम तौर से यही बात
पूछी जाती है कि वो स्थिति कौन सी है जिसमें अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है। अब अगली स्थिति है, हमने यहाँ उत्तल दर्पण की हम बात कर रहे हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, ये इसकी स्थिति सबके लिए एक जैसी ही होती है। देखिएगा, हमने यहाँ ये उत्तल दर्पण लिया है, M1 M2 इसका परावर्तक तल है। यहाँ कोई वस्तु A B रखी हुई है। इस वस्तु से एक प्रकाश की किरण इसके समांतर जाती है और दूसरी प्रकाश किरण इसके वक्रता केंद्र C तक जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। आप देख रहे हैं, हमने तीसरा नियम बताया था दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का, कि जो वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत हो रही है, इसकी तरफ जा रही है, वो जो कि त्यों वापस हो जाएगी। और चूँकि ये प्रकाश किरण इसके समांतर पड़ रही है, तो ये फोकस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी। यानी ये प्रकाश किरण यहाँ से जाती हुई, परावर्तन के बाद जो प्रकाश किरण जा रही है वो इस तरीके से जाएगी कि ये फोकस बिंदु F से जाती हुई प्रतीत होगी। तो यहाँ से जाती हुई ये प्रतीत हो रही है। तो आप देखेंगे कि ये दोनों प्रकाश किरणें, चूँकि ये भी यहाँ से वापस जा रही है और ये भी जाती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये दोनों प्रकाश किरणें यहाँ मिलेंगी और ये जो प्रतिबिंब होगा ये भी आप देख रहे हैं A' B' होगा, जो इस वस्तु AB से छोटा होगा। चूँकि दर्पण के पीछे बन रहा है तो इसलिए आभासी होगा। और आप एक चीज़ यहाँ नोट करेंगे कि हाँ, एक बात और मैं बतानी भूल गया था। इससे पहला जो हमने ये बताया था, यहाँ भी जो प्रतिबिंब है वो सीधा बनता है। अवतल दर्पण में सिर्फ एक स्थिति थी जिसमें प्रतिबिंब सीधा बन रहा था। अब यहाँ जो भी स्थिति होगी उसमें सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ये A' B' जो प्रतिबिंब है, आप देख रहे हैं, ये सीधा है, आभासी है, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच बन रहा है, यहाँ P और F के बीच बन रहा है। और हर एक स्थिति में उत्तल दर्पण के साथ यही प्रक्रिया होगी। अब यहाँ थोड़े से एक नंबर में कभी कभी पूछ लिया जाता है, उपयोग अवतल दर्पण के आमतौर से जो शेविंग मिरर होता है, या डॉक्टर लोग आपने देखा होगा जब दांत देखते हैं तो एक छोटा सा इतना सा शीशा होता है, उसे अंदर ले जाके हमारे दांत को इतना बड़ा करके देखते हैं, या आँख, नाक, कान, गले आदि का जब इंस्पेक्शन करते हैं, निरीक्षण करते हैं डॉक्टर लोग, तो वो अवतल दर्पण का प्रयोग उसमें करते हैं। और रेलवे इंजन, मोटर कार आदि की जो लाइटें होती हैं उसमें भी इसी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो एक जगह फोकस करने का काम करता है। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो ये इसका उल्टा होता है, ये उससे फैलाने का काम करता है। इसलिए स्ट्रीट लाइट यानी गली की जो लाइटें होती हैं आपने देखा होगा, और उनका टारगेट ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दूरी में लाइट फैले, तो इसलिए वहाँ उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बस, मोटर कार, ट्रक आदि में जो ड्राइवर की सीट के बराबर, या आपकी मोटरसाइकिल में भी जो हमारी सीट के बराबर में शीशा लगा रहता है, वह भी उत्तल दर्पण होता है। उसका कारण ये होता है कि वो ज़्यादा क्षेत्र को कवर कर लेता है, इसीलिए ये उत्तल दर्पण का वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ये आज का वीडियो हमारा इतना ही है। एक छोटा सा वीडियो और इसी अध्याय का हम बनाएंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसे बार बार देखिए, और चित्र बनाकर अगर आप समझेंगे तो ये बहुत आसानी होगी समझने में। और ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है या लाभदायक है आपके लिए, तो इसे अपने दूसरे साथियों तक पहुंचाइए और इस भलाई के काम में हमारी संस्था का सहयोग कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।